हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एकलव्य एकेडमी में। आज हम जो बचे हुए बेसिक कंसेप्ट जो है अकाउंटिंग के बारे में उनको हम जान लेते हैं। ठीक है, बचे हुए मतलब थोड़े बहुत जो भी है कंसेप्ट्स जिनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस के बारे में हमने कल देखा था, इनकम एक्सपेंसेस के बारे में। तो एक्सपेंडिचर्स जो है उनके अंदर भी टाइप्स रहते हैं। टाइप्स यानी कि उनका जो नेचर है थोड़ा सा अलग रहता है, अलग अलग नेचर के एक्सपेंसेस रहते हैं। तो तीन अलग तरह के एक्सपेंसेस रहते हैं। पहला जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो नॉर्मली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो एज एसेट्स जो रहते हैं, एसेट्स यानी कि हम उनके बारे में भी समझ लेते हैं अभी। एसेट्स यानी कि जो भी हमने बिजनेस स्टार्ट करते वक्त लाया है एज ए कैपिटल, या फिर बिजनेस स्टार्ट करने के बाद पैसे खर्च करके हमने कुछ चीज़ें खरीदी रहती है जो भी नेसेसरी रहती है बिजनेस रन करने के लिए, जैसे कि फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, या फिर कोई टूल्स हो गए, या फिर कोई जो भी गुड्स वगैरह रहा हो गए आपके, ये सब जो है वो एसेट्स में आ जाते हैं। तो जो एसेट्स है, जो भी फिक्स एसेट्स है, नॉर्मली फिक्स एसेट्स यानी कि जो मशीनरी वगैरह रहती है, या फिर बिल्डिंग वगैरह जो है हमारी, जो भी प्रीमाइसेस है जहाँ पे हम बिज़नेस रन कर रहे हैं, वो सब चीज़ें जो है वो फिक्स रहते हैं, उनको हम बदलते नहीं है बार बार। ठीक है, अगर हमने शॉप एक जगह पे डाला हुआ है तो वो जगह हम हर महीने थोड़ी ही बदलेंगे, वो फिक्स रहता है। ठीक है, तो भी जगह जो भी प्लेस रहती है, जो भी लैंड रहता है, या फिर बिल्डिंग रहता है, फर्नीचर रहता है, मशीनरी रहता है, ये सब जो है वो फिक्स रहते हैं। तो इन सब चीज़ों पे जो भी हम खर्चा करेंगे, मशीनरी खरीदने के लिए, फर्नीचर खरीदने के लिए, बिल्डिंग खरीदने के लिए, वो साल में एक बार या फिर वन टाइम ही रहता है। नॉर्मली फर्नीचर वगैरह, मशीनरी वगैरह ये सालों साल चलते रहते हैं। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो भी आते हैं उनको हम क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है उसके बारे में जान लेते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो ऐसे एक्सपेंसेस रहते हैं जो भी मंथली, जो भी हमारा बिजनेस रन कर रहा है उनके लिए जो भी खर्चा होगा मंथली, तो वो मंथली एक्सपेंसेस को हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहेंगे। मंथली यानी कि जो भी छोटे मोटे खर्चे रहते हैं, जैसे कि सैलरी हो गया, जो भी एम्प्लॉयज़ है, या फिर जो भी हमने कर्मचारी रखा हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, मंथली पेमेंट करेंगे। उसके बाद हम अगर रेंटेड प्रीमाइसेस में है तो शॉप वगैरह जो भी रेंटेड रहेगा, या फिर ऑफिस रेंटेड रहेगा, उसका रेंट जो है वो हमें मंथली पे करना पड़ेगा लैंडलॉर्ड को। और दूसरा जो है, अगर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो रहती है उसका बिल आता है, मंथली ही आता है उसका। अगर वाटर वगैरह हो गया, या फिर कोई भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस जो भी रहते हैं बिजनेसेस में, वो सब जो है मंथली रहते हैं। और इन नेचर में क्या है, वो रिकरिंग रहते हैं, मतलब बार बार जो है वो एक्सपेंसेस हम करते रहते हैं। तो उनको हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। और तीसरा जो है डिफरेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये जो है वो एक्चुअली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही एक पार्ट है, लेकिन वो उसको थोड़ा सा हम एक्सटेंडेड वर्जन कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। नॉर्मली एक्सपेंसेस जो रहते हैं वो सैलरी वगैरह हो गया, ये तो रहते ही है। तो लेकिन बिजनेस प्रमोशन जो रहता है उसके लिए, मार्केटिंग वगैरह जो रहता है बिजनेस का, उसके लिए भी हम कभी कभी खर्चा करते हैं। या फिर सेफ्टी के लिए वगैरह हमने क्या किया रहता है, अगर हमारा ऐसा बिजनेस है जहाँ पे माल वगैरह, स्टॉक वगैरह बना के रखना पड़ता है, तो नॉर्मली वो स्टॉक जो है उसका ज़्यादा नुकसान ना हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसका इंश्योरेंस वगैरह जो है वो लेते हैं। तो ऐसी जो सब चीज़ें हैं, जो हम इंश्योरेंस हो गया, या फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा वगैरह किया है, तो नॉर्मली वो वन टाइम हम उसका खर्चा करते हैं, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो हमको 2-3 साल, या फिर जब तक हमने इंश्योर किया हुआ है, या फिर एडवर्टाइज जो है हमने 2-3 साल के लिए, अगर हमने कोई होर्डिंग वगैरह जो रहता है, हम नॉर्मली देखते हैं होर्डिंग वगैरह लगा रहता है, एलईडी जो बोर्ड्स वगैरह रहते हैं एडवर्टाइजमेंट के, वो 1 से ज़्यादा साल के लिए भी चलते हैं। ठीक है, तो जो ऐसे जो एक्सपेंसेस है उनको हम क्या करते हैं, वन टाइम परचेस करते हैं, लेकिन उसका जो है हम बेनिफिट जो है वो अगर टैक्सेशन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट हमने प्रीपेड किया हुआ है एडवर्टाइज, तो उसको क्या है कि ये साल में जितना खर्चा है, अगर एडवर्टाइजमेंट हमने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया है एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है, जो ऐड है उसके लिए हमने 10,000 रुपये वन टाइम इन्वेस्ट किया है, जो इस साल हमने सपोज मान लीजिए कि 5 साल के लिए जो है वो हमने एडवर्टाइजमेंट जो है वो होर्डिंग वगैरह जो है उस प्लेस या फिर टीवी में वगैरह एडवर्टाइज दिया है, तो 5 ईयर्स तक चलता रहना चाहिए कंटिन्यू। तो अगर ये 5 ईयर्स के लिए हमने खर्चा किया है तो करंट ईयर के लिए उसका कितना मतलब निकलता है वो देखेंगे हम। तो इसको 10,000 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स किया, तो करंट ईयर का जो एक्सपेंस है एडवर्टाइजमेंट का, हम सिर्फ कितना किया, 2,000 रुपीज़ जो है वो करंट ईयर का एक्सपेंस है। लेकिन हमने क्या किया है, वो ऐड जो है वो हमने 5 ईयर्स चलता रहना चाहिए, इसीलिए वो हमने खरीदा हुआ है। तो हम इस साल हमारा जो खर्चा हुआ है वो सिर्फ 2,000 रुपीज़ है वो ऐड के लिए, तो हम बेनिफिट जो है 2,000 रुपीज़ का ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा का जो है हम नहीं ले सकते। भले ही हमने 10,000 रुपये ये साल में ही खर्च किया है, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो 2,000 रुपीज़ ही ले सकते हैं। हम सिर्फ 2,000 का ही खर्चा जो है वो करंट ईयर में दिखा सकते हैं।
पूरा 10,000 हम नहीं दिखा सकते। अभी जो बचा हुआ जो 8,000 रुपीज़ है, ये जो है हमारी क्या रहती है, एसेट रहती है। भले ही एक्सपेंस है, लेकिन ये जो 8,000 रुपीज़ है वो एसेट रहती है हमारी, वो हमारे आने वाले सालों में उसका जो है वो काम आएगा। लेकिन ये खर्चा ही है, इसको हम फिक्स एसेट नहीं कह सकते। ये जो है जैसे ही 4 साल बचे हैं, ये 4 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उस एडवर्टाइजमेंट का जो भी काम है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है एक्सपेंसेस जो है वो अलग अलग 3 तरह के रहते हैं। इसके अलावा जो है हम देखेंगे एसेट्स, लायबिलिटीज़ और नेटवर्थ क्या रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले एसेट्स देखेंगे। तो एसेट्स जैसे कि एक्सपेंसेस है, उस तरह से एसेट्स में भी अलग अलग टाइप्स रहते हैं। कुछ मतलब फिक्स एसेट रहते हैं, कुछ जो है वो सिर्फ हम उनको देख नहीं सकते, लेकिन उनकी जो है वैल्यू रहती है कुछ ना कुछ, उनको इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। और कुछ करंट एसेट्स रहते हैं। करंट एसेट्स में नॉर्मली क्या रहता है, कैश वगैरह आता है, बैंक बैलेंस वगैरह जो है वो आता है। ठीक है, तो अगर हम टाइप्स देखेंगे तो सबसे पहले तो फिक्स एसेट आएगा। जैसे कि हमने देखा था फिक्स एसेट कौन कौन से रहते हैं। तो नॉर्मली जो भी एक जगह पे फिक्स रहते हैं, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हम क्या करते हैं किसी एक कोने में उसको लगा देते हैं, वहाँ पे वो फिक्स हो जाता है। उसके बाद फर्नीचर रहता है, फर्नीचर के लिए एक जगह बनाई रहती है, मतलब वहाँ पे वो फिक्स रहता है। ठीक है, तो फिक्स एसेट में ऐसी सब चीज़ें आती है जो फिक्स रहती है एक ही जगह पे, और उनका जो बेनिफिट है वो हम सालों साल लेते रहते हैं। ठीक है, तो फिक्स एसेट्स समझ गए हम। उसके बाद जो है दूसरा इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल मतलब अदृश्य कह सकते हैं इसको। तो नॉर्मली जो अदृश्य या फिर जो दिखाई ना देने वाले जो एसेट्स है उनको हम क्या समझेंगे। तो सबसे पहले कल हमने गुडविल के बारे में देखा था। गुडविल जो है वो इंटेंजिबल टाइप ऑफ एसेट रहता है। जो भी नाम रहता है हमारे बिजनेस का, जो हमारे कस्टमर्स है उनका अच्छा फीडबैक अगर हमें मिलता रहता है, उन्होंने अगर हमें रेफर किया किसी और को कि ये जो है अच्छी सर्विस दे रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो हमारा जो है मार्केट में नाम अच्छा बनता है, तो उस वजह से हमारा जो गुडविल है वो इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, गुडविल एक हो गया। उसके अलावा जो है वो कॉपीराइट्स रहते हैं। अगर आप कॉपीराइट्स हो गए, पेटेंट्स हो गए, तो ये जो कंसेप्ट है पेटेंट्स, कॉपीराइट्स वगैरह, इनको अगर हम डीप में समझने के लिए जाएंगे तो उसके ऊपर अलग से वीडियो बनेगा। तो कॉपीराइट नॉर्मली हम सिर्फ मोटा मोटा देखते हैं कि क्या है। कॉपीराइट जो रहता है वो अगर हमने कोई किताब वगैरह लिखी है, छापी है, या फिर ऐसी कोई चीज़ बनाई है जैसे कि पेंटिंग्स वगैरह हो गया, तो नॉर्मली उनका क्या रहता है, कॉपीराइट मिलता है हमको गवर्नमेंट की ओर से। जो है हम क्या करते हैं वो रजिस्टर करते हैं ताकि कोई उसको हमारे अलावा कोई और इलीगली उसको जो है छापे ना, उसका जो भी पूरा बेनिफिट है वो हमको मिले। और उसी तरह से पेटेंट्स भी रहते हैं। पेटेंट्स यानी कि कोई अगर हमने अलग तरह का खोज किया हुआ है, कोई चीज़ इन्वेंट की है, हमारे अलावा किसी ने वो आज तक बनाई नहीं रहेगी, तो हम क्या करेंगे, वो चीज़ जो है वो कोई कॉपी ना करे या फिर उसको फिर से वो खुद से ना बना ले। इसीलिए हम वो चीज़ का फॉर्मूला जो है या फिर वो चीज़ कैसे बनाई है उस चीज़ को हम क्या करते हैं, पेटेंट करके रखते हैं। गवर्नमेंट क्या करता है, हमको उसका एक सर्टिफिकेट इशू करता है। हमारे अलावा और कोई भी वो चीज़ नहीं बना सकता, वो पनिशेबल ऑफेंस में आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो रहती है गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ये सब इंटेंजिबल टाइप ऑफ एसेट्स है। और भी अलग अलग तरह के इंटेंजिबल टाइप ऑफ एसेट्स रहते हैं, उनको हम आगे जाके देखेंगे ही। ठीक है, और तीसरा जो है करंट एसेट्स रहते हैं। तो करंट एसेट्स में जो है वो सब जो है बैंक या फिर बैंक अकाउंट में अगर पैसा है तो वो आएगा, और कैश रहता है वो आएगा, या फिर जो स्टॉक ऑफ गुड्स या फिर डेटर्स कह सकते हैं आप, डेटर्स वगैरह, जो भी मतलब जैसे ही मतलब उसका जो कन्वर्जन है तुरंत कैश में हो जाता है। जैसे कि बैंक अकाउंट में से हम तुरंत पैसे निकाल सकते हैं। कैश तो एज अ लिक्विड फॉर्म में रहता है, कभी भी आप वो कैश जो है खर्च कर सकते हैं। डेटर्स जो रहते हैं अगर हमने उनको मांगा तो वो तुरंत जो है वो पैसे दे सकते हैं, भले ही हम उनसे बाद में लेने वाले हैं, लेकिन अगर उनको हमने मांग लिया तुरंत तो वो पैसे दे देते हैं कैश में। करंट एसेट्स में ऐसी सारी चीज़ें आती है जिसमें हमने रिक्वेस्ट किया तो तुरंत कैश के फॉर्म में कन्वर्ट या फिर मिल जाता है, तो वो सब चीज़ें जो है करंट एसेट्स में आती है। तो ये एसेट्स के 3 टाइप्स हमने समझ लिए। और भी अलग तरह के एसेट्स रहते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे ही अकाउंटिंग में। ठीक है, उसके अलावा जो है और एक कंसेप्ट है लायबिलिटीज। जैसे कि एसेट्स है जो हमारी प्रॉपर्टी रहती है, एसेट्स जो है, तो लायबिलिटीज जो है तो लायबिलिटीज़ में क्या रहता है, नॉर्मली हम जो भी हमने जिनसे भी उधारी पे माल लिया है या फिर किसी से लोन लिया हुआ है,
तो जो भी वो सब चीज़ें हैं वो लायबिलिटीज़ में आती है, उनको हमें क्या करना है, पैसा बाद में देना है, उनको देना हमें है, इसलिए क्या है वो लायबिलिटीज़ कहलाते हैं। लायबिलिटीज़ यानी कि उनको क्या कहेंगे, देना, या फिर इसको एक तरह से ठीक है, देना, या फिर मराठी में देखने जाए तो उसको देनी कहते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ हमने क्रेडिट पे लिया है, लोन पे लिया है, वो सब जो है रीपेमेंट करना है हमको, उन सभी को जो है वो हम लायबिलिटीज़ कहेंगे। ठीक है, इनमें क्या आता है नॉर्मली तो हमने क्रेडिटर्स रहते हैं वो, या फिर लोन लिया है वो बैंक से हो या फिर किसी पर्सन से, हमारे पहचान वाले ने किसी ने लोन दिया है, तो वो सब जो है लायबिलिटीज़ में आते हैं। इनमें और भी चीज़ें आती है, वो हम आगे जाके अकाउंटिंग में देखेंगे ही। ठीक है, तो ये लायबिलिटीज़ के बारे में सिर्फ जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए ये। ठीक है, इसके अलावा जो है कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट के बारे में समझ लेते हैं। नॉर्मली जो अकाउंटिंग हम करते हैं, हम जो भी सेल परचेस करते हैं उसमें जो है डिस्काउंट का एक पार्ट रहता है। डिस्काउंट हमको जो भी मिला रहता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो कैश डिस्काउंट के बारे में सबसे पहले समझते हैं। एक्चुअली दो तरह के डिस्काउंट रहते हैं। पहला जो है वो कैश डिस्काउंट के बारे में समझते हैं। तो कैश डिस्काउंट में क्या होता है, नॉर्मली हमने 10,000 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है। ठीक है, तो 10,000 की कोई चीज़ खरीदी है और वो चीज़ जो है उसका पेमेंट हमने तुरंत नहीं किया। नॉर्मली हमने क्रेडिट पे उससे ख़रीदने के लिए कोशिश की। ठीक है, तो क्रेडिट पे लिया है ये 10,000 में कोई भी माल जो है हमने क्रेडिट पे परचेस किया है, ऐसा समझते हैं। तो जो जिसने भी सेलर है या फिर जो भी देने वाला जो भी है माल, उसने क्या किया, हमें 10,000 का माल जो है क्रेडिट पे बेचा है, उसको हम बाद में जो रीपेमेंट करेंगे वो 10,000 रुपीज़ ही रहेगा। और अगर हमने कोई चीज़ खरीदी है, ठीक है, होलसेल बिजनेस में क्या होता है नॉर्मली, अगर आपने अभी 10,000 का माल खरीदा है और फिर से जो है आपने उस होलसेलर से 10,000 का माल खरीदा, वो क्या कहेगा, अब अगर आपने क्रेडिट पे लेना है तो 10,000 रुपये में वो मिलेगा आपको माल। अगर आपने तुरंत उसका कैश दिया मेरे को, ठीक है, कैश दिया, तो मैं क्या करूँगा, आपको 10% उसके ऊपर डिस्काउंट दूंगा अलग से। ठीक है, तो आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, 10,000 रुपीज़ पे 10% वो डिस्काउंट दे रहा है, मतलब वो चीज़ आपको 9,000 रुपीज़ में पड़ी। ठीक है, ये आपका 1,000 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। और जो सेलर है, जो भी होलसेलर है, उसका क्या बेनिफिट है, उसको 9,000 तुरंत मिल गए। अभी ये 10,000 उसको जो है वो 1 महीने बाद मिलेगा, या फिर जो भी क्रेडिट पीरियड है, अगर 15 डेज़ का रहेगा क्रेडिट पीरियड या फिर 30 डेज़ का रहेगा, तो उसको 15 दिन बाद या फिर 30 दिन बाद मिलेगा। लेकिन अगर उसको तुरंत अगर माल उसका पैसा जो है, बेचा हुआ माल है, उसका पैसा तुरंत मिलना चाहिए, तो वो क्या करेगा, ठीक है, एक और 10% डिस्काउंट दे देता हूँ, मेरे को पैसा जो है वो तुरंत मिलना चाहिए। क्योंकि कैश, जो भी होलसेलर जो रहते हैं उनको क्या है, सब कैश फ्लो के ऊपर डिपेंड रहता है। उनका जो डेली बिजनेस जो है वो जितना भी खरीदी बिक्री होता है, उसका जो कैश जो है उनको कितना मिलता है, उसके ऊपर जो है उनका बिजनेस चल रहा रहता है। तो नॉर्मली थोड़ा बहुत जो है डिस्काउंट देकर, थोड़ा सा कम मार्जिन कमा कर भी वो क्या करते हैं, माल बेच देते हैं, ताकि उनको जो है कैश जो है उनके पास बना रहे, ताकि वो आगे ट्रेडिंग कर सके। ठीक है, तो ये जो है वो कैश डिस्काउंट के बारे में ऐसा समझ लिया हमने। इसके अलावा जो है एक और डिस्काउंट जो है नॉर्मली वो मिलता है, उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट में नॉर्मली क्या होता है, हम अगर कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं दुकान में वगैरह, तो वो दुकानदार क्या करता है, हमको कोई माल बेचता है, सपोज़ कीजिए 1,000 रुपये का कोई माल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बार्गेन करते हैं वो माल खरीदते वक्त। तो माल खरीदते वक्त बार्गेन करेंगे तो जो भी कम करके जो कीमत मिलती है, अगर सपोज़ कीजिए हमने उसको 1,000 रुपये की चीज़ जो है वो 800 रुपये में मांगी। ठीक है, तो 200 रुपीज़ क्या हो गया, हमको डिस्काउंट दिया उसने। लेकिन ये जो डिस्काउंट है 200 रुपीज़, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रेड डिस्काउंट कहेंगे। वो जो प्रोडक्ट थी उसकी एक्चुअल प्राइस कितनी थी, 1,000 रुपीज़। ठीक है, हमको डिस्काउंट करके कितने में मिली, इसको हम डिस्काउंटेड प्राइस कहेंगे। ठीक है, 800 रुपीज़ जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस है। तो हमें 1,000 के माल की चीज़ है, वो वस्तु जो है 800 में मिली, 200 रुपीज़ डिस्काउंट मिला, तो हम ये 200 रुपीज़ को क्या कहेंगे, ट्रेड डिस्काउंट कहेंगे। क्योंकि एक्चुअली उसकी कीमत कितनी है, 1,000 रुपीज़, लेकिन हमने क्या किया, बार्गेन किया, उसको 100-200 रुपये और कम करने के लिए बोला, उसने कर भी दिया। तो जो सेलर है उसने हमें 800 रुपये में वो चीज़ बेची है,
हमको दिख रहा है ऊपर से कि हमें 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है, लेकिन वो जो हम उसके बुक्स में लिखेगा तभी वो 800 रुपीज़ का ही दिखाएगा सेल्स, ठीक है। ये अमाउंट को क्या कहेंगे हम, सेल अमाउंट भी कहेंगे, ठीक है। वो जो दिखाएगा उसके बुक्स में तो ये 800 का ही सेल दिखाएगा, वो ये नहीं दिखाएगा कि 200 रुपीज़ का हमने डिस्काउंट भी दिया है अलग से, उतना नुकसान हो गया है। नॉर्मली इसमें क्या होता है, वो मार्जिन कम कर दिया उसने, ठीक है। तो इसको, ये जो टाइप है इसको हम क्या कहेंगे, ट्रेड डिस्काउंट कहेंगे, ठीक है। तो जो बेसिक कंसेप्ट है जो है अकाउंटिंग के, वो इनके अलावा भी और भी रहेंगे, उनको हम आगे जाके जब अकाउंटिंग एक्चुअल प्रैक्टिकल में जब फाइनल अकाउंट्स वगैरह सीखेंगे, जर्नल वगैरह सीखेंगे, लेजर वगैरह सीखेंगे, उसमें और भी कोई छोटी मोटी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो नॉर्मली जो बड़े बड़े कंसेप्ट थे वो हमने क्लियर कर लिया आज, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।